स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में छठवें चरण के लिए मतदान खत्म हो गया, लेकिन सातवें चरण के लिए सियासी दलों के नेता लगातार आखिरी चुनावी प्रचार में लगे हैं। जहां खुद प्रधानमंत्री लगातार यूपी के दौरे कर रहे, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी पूर्वांचल को जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। इन सबकी निगाहें अब सातवें और आखिरी चरण पर है। सातवें चरण में 9 जिले हैं जहां पर 54 सीटों पर लड़ाई होनी है। सातवें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर में चुनाव होना है। वाराणसी जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो आजमगढ़ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। मिर्जापुर में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की परीक्षा होगी, तो गाजीपुर और चंदौली में ओम प्रकाश राजभर को परखा जाएगा। मतलब कि सातवें चरण में बड़े बड़े दिग्गजों की खुद की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जाकर सियासी समीकरण को साधने और बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद है और अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद लगातार कर रहे हैं। सवाल यह है कि पूर्वांचल की जनता का आखिर प्यार किसको मिलेगा, छठवें चरण में आखिर किस पर भरोसा किया है जनता ने, और फिर जब आखिरी चरण होगा, कई दिग्गज होंगे, तो वहां पर जनता किसके साथ जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए। आपको दिखा दें कि जो सुबह से लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल कर आई, उससे अंदाजा लग सकता है कि लोगों में कितना उत्साह था। लेकिन मौजूदा दौर में सबसे अहम बात यह है कि जो छठवां चरण होगा, पूर्वांचल किस धरती से आखिर किसको मौका मिल पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 46 सीटें यहां से निकाली इन 57 सीटों में। लेकिन अब जो आखिरी चरण होगा उसमें बीजेपी के पास क्या होगा। यहां सबसे अहम जानकारी जो निकल कर आई वो ये थी कि अंडर करंट जैसा किसी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दावे सबके करंट पैदा करने वाले। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र पाल हैं, नेता एसपी, वो स्वागत है नरेंद्र पाल जी आपका। राजेश तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो स्वागत है तिवारी साहब आपका। मनोज मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, वो स्वागत है मनोज जी आपका। और राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, वो स्वागत है राजीव जी आपका। सबसे पहले राजीव रंजन साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या लगता है ये छठवां चरण क्या कहता है, और इसके बाद जो सातवां और आखिरी चरण होगा उसमें किस तरीके का माहौल बन पाएगा, क्योंकि तमाम दिग्गज इस वक्त पूर्वांचल की धरती पर हैं अलग अलग क्षेत्र में। जी देखिए, छठवें चरण का जो चुनाव अभी हो रहे हैं, अभी जो संपन्न हुए हैं जी, तो इस चुनाव का जो क्षेत्र था मुख्यतः योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र था जी। तो इस क्षेत्र में बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः योगी जी का प्रभाव माना जाता है। और इसका जो परिणाम आएगा वो तय करेगा कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कितना है। अभी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एज इस क्षेत्र में है। अब परिणाम आने के बाद ये तय होगा कि कितनी सीट। राजीव रंजन साहब। जी जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप राजीव जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, शायद संपर्क नहीं मेरा है। ये कहना है, चलिए राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, कुछ तकनीकी खामी है। मनोज मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अतुल जी बताएं। मनोज जी, छठवां चरण क्या संकेत देगी आपको, क्योंकि यहां जो छठवां चरण और सातवां चरण, इन दोनों को बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि बहुत आसान होगा, लेकिन क्या वाकई इतना आसान था, या फिर जो कहा जा रहा था कि नहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्या उतनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दी? अतुल जी, राजीव जी उसी क्षेत्र से हैं जहां पे आज मतदान हो रहा है जी। तीसरा चरण और छठा चरण और सातवां चरण 3 मार्च और 7 मार्च, हम दोनों ने इस बात 2 दिन पहले भी बहस की थी और बात हुई थी। दरअसल चुनौती नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जितने दौरे, जितनी मीटिंगें पिछले 1 हफ्ता में किए, अगर आप देखिए तो चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले चरण में वैसा नहीं था।
बिल्कुल। कारण ये है कि पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी जब जीती है तो वो प्रदेश भी जीती और देश भी जीती, जी। इसलिए 112 विधानसभा सीट है इन दोनों चरणों में। तो पहले ये कहीं इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब चुनाव जीती थी तो योगी जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नहीं थे, और योगी जी चूंकि अपने हिंदू वाहिनी या अपने व्यक्तिगत की वजह से हमेशा वहां से जीतते आए, और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सामने वो जिद भी करते थे, अड़ते भी थे, लेकिन उनका वो व्यक्तिगत था। लगातार अतुल भाई कई जिलों में, चाहे वो गोरखपुर हो, बस्ती हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, पंडरौरा हो, यहाँ अपना एक नेटवर्क योगी जी का पहले से था। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक और एक होने से स्थितियां दो नहीं बल्कि 11 हुई, और वो बदलाव हमने लगातार 2-3 दिन से मैं पूर्वांचल में रहा हूं, मैंने वो बदलाव देखा है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पूर्वांचल पर इस 17 के परिणाम से पहले 12 के परिणाम में जो स्थितियां थी वो चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए कई जिलों में कई विधानसभा सीटों पर, और 112 में मुझे लगता है कि बड़ी कांटे की टक्कर दोनों लोगों की है, भाजपा की और सपा की, जो कि जो सरकार 10 तारीख को परिणाम आएगा, सरकार रिपीट करेगी या विपक्ष के हाथ में जाएगी, उसका रिजल्ट ये तय करेगा कि पूर्वांचल ने किसको क्या दिया। और उस पूर्वांचल को देने लेने में योगी जी के साथ साथ स्वयं प्रसाद मौर्य से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के बहुत सारे नेता ऐसे आयाराम गयाराम है जिनके लिए आज वोटिंग हुई। तो कुल मिलाकर के मोदी जी आज भी देखिए बनारस के इर्द गिर्द, चाहे चंदौली हो चाहे जौनपुर हो, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। इसका मतलब दिखता है कि टक्कर तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और टक्कर दो के बीच में अतुल भाई, अखिलेश गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, और कई सीटों बहुत कड़ी टक्कर। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अखिलेश जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते पूर्वांचल के दोनों दौर में। आज देखिए ममता के जरिए बनारस में उन्होंने किस तरीके से रैली भी की, रोड शो भी किया। तो अब अंतिम चरण, अंतिम समय में दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को दोहराने के लिए बहुत और पूरी मेहनत कर रही है। चलिए, यानी टक्कर है, और टक्कर के साथ साथ उसके लिए रणनीति बनाने का भी काम बीजेपी ने किया कि अगर कहीं चुनौती कोई खड़ी कर रहा है या कोई समस्या है तो उसकी काट क्या हो सकती है। नरेंद्र पाल जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी, इन दोनों का ही जिक्र हो रहा। वो अलग बात है कि राजेश तिवारी साहब कहेंगे कि हमें ऐसे कैसे आप खारिज कर रहे हैं, हम भी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं, उनको कहने का अधिकार भी है। लेकिन आपको लगता है कि हम पूर्वांचल में जो आप लोगों को डेंट हुआ था 17 में, उस डेंट को आप थोड़ा बहुत कवर अप कर पाए या पूरी तरह से कवर कर लिया? 2017 में जो मुझे डेंट हुआ था उसकी पूरी भरपाई हम लोगों ने कर ली है। और जिस तरीके से पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, माननीय नेताजी जिस तरीके से पूर्वांचल से सीटें लेकर आए हैं, उससे कई ज्यादा, कई गुना में माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना गढ़ पूर्वांचल में बना लिया है। और पूर्ण बहुमत से पूर्वांचल माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देने वाला है। और लास्ट के, चाहे वो आज का चुनाव हो चाहे 7 तारीख का लास्ट चरण का चुनाव हो, दोनों में ही माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं। ठीक है राजेश तिवारी साहब, आज सुन रहा था प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी कह रही थी कि हमने जो आप लोगों के लिए लड़ सकते हैं उन लोगों को मैदान में उतारा है। लेकिन क्या वाकई लड़ाई मजबूत दिख रही है आपको? क्योंकि मनोज मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि टक्कर है तो कहीं अगर दिख रही है तो बीजेपी बनाम गठबंधन में, सपा गठबंधन में। लेकिन आप लोग किस तरीके से उस सपा गठबंधन से बढ़कर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? आपका क्या आकलन है या क्या रणनीति रही जिसके आधार पर आप ये दावा करेंगे? देखिए अतुल भाई, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में जब से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ की राष्ट्रीय महासचिव इंचार्ज हुई है, जो जन सरोकार की लड़ाई है, जो विपक्ष आपको दिखा है, ये चुनाव की विपक्ष की नहीं बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ आज विजय यात्रा निकल रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन जो जन सरोकार की लड़ाई पिछले 3 साल में हमारी नेता प्रियंका गांधी ने लड़ी, आप भी इस बात से मेरे सहमत होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। सड़क पे अगर कोई एक विपक्ष दिखा है तो कांग्रेस पार्टी दिखी है, कोई एक नेता दिखा है तो प्रियंका गांधी दिखी है। आप शुरू करिए, आप सोनभद्र की घटना से शुरू करिए। जब आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो वहां ना तो मायावती जी पहुंची ना तो अखिलेश जी पहुंचे। सबसे वहां अगर कोई पहुंचा तो हमारी नेता प्रियंका गांधी, योगी जी ने उनको चुनाव किले में
चुनाव के किले से आगे जाने नहीं दिया, हाउस अरेस्ट करा लिया, बिजली काट दी, पानी काट दी, लेकिन प्रियंका गांधी अड़ गई कि नहीं मैं वहां जाऊंगी और उनको न्याय दिलाऊंगा आदिवासी। फिर आप आगे आइए, जब उन्नाव की घटना हुई, कुलदीप सेंगर उस अभियुक्त थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कोई पार्टी उनके खिलाफ लड़ने नहीं गई, तब भी हमारी नेता प्रियंका गांधी गई। और आज देखिए इन लोगों का चेहरा इसलिए बेनकाब हो रहा है भाजपा वालों का, जिनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे ख्याल से नारा कम चेतावनी ज्यादा हो गया था। अगर ये कहते हैं बेटी बचाओ, तो जो जिसका बलात्कार हुआ था, जिसकी हत्या हो गई थी, जब उसकी माँ को हमारी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, तो अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो समर्थन करते, तब मैं कहता था न्याय की बात कर रहे हैं। हमारा दावा इसलिए ज्यादा मजबूत है कि हमने जो टिकट बांटे हैं वो जन आंदोलन के लोग हैं, जन सरोकार की लड़ाई लड़े हैं। पूरे प्रदेश में जितने टिकट बटे कांग्रेस के, सब आंदोलन से निकल के आए हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात अतुल जी, जो हमारे विश्वास का मुख्य आधार है, हमारे विश्वास का मुख्य आधार है कि हमने समय पराक्रम एकदम चलाया अतुल जी। और हमने बेसिक रूप से, लोग कहते थे कांग्रेस का संगठन कमजोर है, मैं मानता हूं, पिछले सालों कमेटी है, और जब संगठन हो जाता है उसके बाद ही हमारी नीतियां जो हैं वो लोगों तक डिलीवर्ड होती हैं। हमारी आपने जितनी रैलियां देखी, आदरणीय प्रियंका जी की जितनी रैलियां देखी, जितने जोन में हमारी नेता की रैलियां हुई, आज उनका लड़की हूं लड़ सकती हूं करना आदिवासी ठीक है, मैं रोक रहा हूं तिवारी भाई, आपको रोक रहा हूं। राजेश जी मैं रोक रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपकी बात को मोटा समझ गया कि असल में विपक्ष की जो भूमिका निभाई है उसके आधार पर आपको लगता है कि जनता आपका चुनाव करेगी। नरेंद्र पाल, समाजवादी पार्टी गठबंधन से ज्यादा विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, तो क्यों ना माने कि पूर्वांचल में प्रियंका को भी उतना ही मौका मिल सकता है, कांग्रेस को उतना ही मौका मिल सकता है। नरेंद्र भाई अतुल जी, मैं सीटें गिना सकता हूं। अतुल भाई आप जानते हैं, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि पूर्वांचल किसको बहुमत देने जा रहा है और किसको आशीर्वाद दिया है। पूर्वांचल की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है सिर्फ और सिर्फ। उस समय भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन के लोग कहां चले गए थे जब लखीमपुर में किसानों के साथ हत्या हुई थी। और यही नहीं, चाहे वो हाथरस में दलित बेटी के साथ घटना हुई हो, और या फिर कोरोना से लेकर लॉकडाउन में हर समय समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पूरे 5 साल विपक्ष में लगा रहा। और बाकी लोगों की तो क्या होगा, वो सब 10 तारीख को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने अगर उसका आईना दिखाने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। चलिए अब ये तो नरेंद्र भाई आप लोग तय कर लीजिए। मैं तो राजेश तिवारी की बात से सहमत हो गया था, लेकिन आप सहमत नहीं हो रहे हैं, तो आप दोनों तय करिए कि असल में विपक्ष की भूमिका किसने निभाई थी और जनता किसको माने। हालांकि जो 10 तारीख है वो 10 तारीख ही तय करेगी कि किसको माना है, किसको नकारा है, किसको कितना प्यार दिया या किसके वादे पर भरोसा किया है। राजीव रंजन जी, मनोज मिश्रा ने जिस बात का जिक्र किया था मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने जो अपना पहला कमेंट किया उसमें जो चीजें हैं वो सबसे स्पष्ट चीज ये है कि पूर्वांचल में इस वक्त जो प्रयोग समाजवादी पार्टी गठबंधन ने किया राजभर को साथ लेकर, क्या उसका बड़ा एक असर दिखा है जमीन पर? दूसरा, निषाद पार्टी को लेकर अगर बीजेपी ने उसको अपने डेंट को कवर अप करने की कोशिश की तो क्या वो कर पाई? और बीजेपी सांगठनिक तौर पर तो बहुत मजबूत, लेकिन पूर्वांचल में क्या कोई भीतरघात वाली स्थिति थी? देखिए, अभी जो मनोज जी ने बात कही, अभी जो 112 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जी, इस चुनाव से थोड़ा पहले जाए 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो यही वो क्षेत्र है जहां पे कि 6 लोकसभा की लगातार सीटें आपके घोसी से लेके अंबेडकर नगर तक भारतीय जनता पार्टी हार गई। बिल्कुल। तो इस पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से कम्युनिस्ट नेताओं का प्रभाव रहा। सरजू पांडे रहे जी, उसके पहले झारखंडे राय रहे, चंद्रजीत यादव रहे, तो इनका प्रभाव रहा। तो ये शुरू से समाजवादी जमीन रही है। अब जो चुनाव हो रहा है इसमें जो राजभर के साथ गठबंधन अखिलेश जी ने किया है, तो निश्चित तौर पर दूसरे गठबंधनों की तुलना में थोड़ा यह गठबंधन प्रभावी है, ऐसा घूमने पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और राजभर के साथ गठबंधन थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को डेंट निश्चित तौर पर कर रहा है।
ऐसा मेरा मानना है। उसके अलावा निषादों से जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, उस गठबंधन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी। तो यह पूरा क्षेत्र में ध्रुवीकरण हो रहा है और जितनी जाति गोलबंदियां अखिलेश यादव के साथ हुई हैं, उस सबकी प्रयोगशाला इसी क्षेत्र में है और उसका परिणाम यह तय करेगा कि कितना यह गठबंधन प्रभावी रहा है। मनोज मिश्रा जी, यही सवाल इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, जो कह रहे हैं कि हाँ प्रयोग लोगों के सफल हो सकते हैं, दिख रहे हैं, चाहे बीजेपी का हो या अखिलेश का हो, लेकिन क्या उस प्रयोग में अगर हम राजभर का जिक्र करते हैं तो उतना मिल पाया जितना वो दावा कर रहे थे? क्योंकि वहां पर भी राजभर समाज भी नाराज ना हो, इसको लेकर भी बीजेपी ने एक नया नेता वहां खड़ा कर दिया था। अतुल भाई, दरअसल विगत 3 चुनाव को लेकर के हम प्रयोगशाला की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना उसके बात अधूरी रह जाती है। बिल्कुल, बात राजभर पे आकर रुकती है। राजभर, निषाद और अपना दल में अब 2 हो गया है। कमेरा अपना दल जो अनुप्रिया जी के माता जी चला रहे हैं, दूसरी अनुप्रिया पटेल। इनके बिना चाहे मुख्य विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव हो या मौजूदा पक्ष या भारतीय जनता पार्टी हो, असर तो आप अगर देखेंगे तो दोनों चरण के चुनाव में इन लोगों का है, लेकिन होता क्या है कि लाभ किसका और नुकसान किसका। बिल्कुल बिल्कुल। राजभर को हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के चुनाव लड़ते, जीतते, मंत्री बनते और बहुत सारे मुद्दों पर अपने मत अलग रखते देखे। 10 तारीख के बाद की स्थितियां क्या होंगी ये तो बात का विषय है, लेकिन 10 तारीख से पहले जो आज मतदान हुआ, अंतिम चरण का मतदान 7 तारीख को बाकी है। राजीव रंजन जी, 19 के चुनाव में जो मायावती और अखिलेश गठबंधन होगा, देखिए आप बंद कमरे में या राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर कोई गठबंधन कर ले और उसको नीचे ग्रास रूट तक जनता में नहीं जाए तो उसका कोई असर नहीं होता है। और 17 और 19 के परिणाम में बातें यही तक थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 14 में सत्ता में थी, 17 में विपक्ष में थी और 15 साल से विपक्ष में थी। 2002 के बाद लगातार विपक्ष में रही प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। 80-80 इनकमेंसी के साथ में कहीं न कहीं मोदी के चेहरों पर लोगों ने भरोसा किया और प्रचंड बहुमत 2017 में दी। अब 2022 के चुनाव में इस अंतिम चरण में गाजियाबाद से गोरखपुर तक, मजे की बात, कल मैं गोरखपुर में था अतुल भाई, और आपके भी मतलब चैनल के काफी शीर्ष हेड में वहां पे काफी लोग थे और ये चर्चा का विषय था कि पहली बार ये जो नया प्रयोग हो रहा प्रदेश में 32 सालों में कि पक्ष और विपक्ष सिर्फ 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। जैसे कि राजेश जी, बुरा मानने की बात नहीं मित्र कांग्रेस के, दरअसल हम लोगों ने कई चुनाव में ये देखा था कि आपके बहुत सारे बूथों पर बस्ता रखने के और प्रेजेंटेशन के का कोई कार्यकर्ता नहीं होता था। वही अतुल भाई इस बार मायावती के बारे में देखा जा रहा है। इसीलिए जो चर्चा की बात होती है या जो आम माहौल बनता है, ओटो और ओटो के काटने बांटने कटवे तीसरे टोल की बात होती है, वो चीजें पूरे चुनाव में नगड़ रही हैं। चुनाव आमने सामने का है और यही, और वोटा परसेंटेज 55 या 52 से लेकर के 64-20% अगर वोट होता है। अब दावे कोई नहीं कर रहा, दावे दोनों अलग कर रहे हैं। सरकार कह रही हम रिपीट कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा साहब चूंकि इतने कम मत प्रतिशत है तो हमारी सरकार बन रही है, सरकार से नाराजगी है। लेकिन अतुल भाई सच बात यह है कि नेताओं के तरीके से इस बार जनता बूथ पे जाने से पहले और वोट देने के बाद वो मुखर नहीं हो रही है, बल्कि उन मुद्दों का जिक्र भी नहीं करती है जो इशारा करे कि आप पक्ष में या विपक्ष में हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि 325 या 312 के आंकड़ों को रिपीट करना बहुत कठिन काम है। 202 की लड़ाई है। विपक्ष चाहता है कि वो 47 और 202 के आंकड़े को पार करे और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो सरकार को रिपीट करे। लेकिन पूर्वांचल में अपने पुराने आंकड़े को दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में कठिन है। अब कितनी सीटें वो लूज करते हैं और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी गेन करती है, कारण ये है अतुल भाई कि सेकंड लाइन में कोई नेता समाजवादी पार्टी में नहीं है। अकेले एक से लेके अखिलेश तक ही हैं, वही जवाबदेह है, वही मैनेजमेंट है, वही चेहरा है। तो अब कितना लोग इन पे भरोसा करते हैं वो आप 10 तारीख को देखेंगे। ठीक है, राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सवाल इस बात का है जो मनोज जी कह रहे हैं कि क्या 10 तारीख को हम वो फिगर आउट देख पाएंगे जो कि 17 में हमने देखा था इस बेल्ट से, और आज जहां जहां पर चुनाव हुए उसमें आपके पास 46 सीटें। क्या आपको लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से इस बार एक पक्ष और एक ही विपक्ष दिख रहा, जैसा लोग कह रहे हैं, हम तो सबके लिए कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि नहीं ये दिख रहा,
तो क्या उसमें आपको चुनौती बहुत आसान लगती है? क्या दिख रही है कि यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल नॉर्मल है या 17 जैसा माहौल है? नहीं, बिल्कुल 17 जैसा ही माहौल है कुल मिलाकर के, क्योंकि हम लोगों ने ईमानदारी से संगठन स्तर पे, सरकार स्तर पे, समाजवादी पार्टी की कुरीतियों के स्तर पे, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अराजकता का वातावरण बनाया था उस स्तर पे, अपने कार्यकाल में जो 2012 के घोषणा पत्र में गलत चीजें थी जिनका क्रियान्वयन नहीं किया उस स्तर पे हम लोगों ने समाजवादी पार्टी पे चौतरफा आक्रमण किया था जी। चाहे संगठन स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जो है ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक आपको सड़कों पे दिखाई पड़ रहे होंगे। हम लोगों ने जिस तरीके राघवेंद्र जी, से अब जनता आप पे आक्रमण करने जा रही अरे है। बात सुन लीजिए, अरे आप जनता आप पे आक्रमण करने जा रही आप है। लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाया था हम लोग उसको यथाचित उसी तरीके से समाज में पहुंचाने का काम किया। मुख्तार अंसारी हकीक अहमद संख्या अपराधी जो किसी समय मुख्यमंत्री जी के साथ समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करता था, हमने उन लोगों को जेल के अंदर घुसेड़ा और 1.5 साल हो गए जमानत नहीं हो पाए। सामान्य घटना नहीं है ये बहुत गंभीर घटना है। लखीमपुर वाली घटना के लिए उनको घर में भी घुसने का काम आपने किया है। गुंडे का लखीमपुर की घटना में उनको घर में भी घुसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अंदर से हाथरस चुनाव लड़ा में रहे हैं, दलित इस बेटी के तरीके से साथ बड़े पैमाने पर अपराधियों को उसका टिकट दिया है। हिंदू रीत इस रिवाज तरीके के से खिलाफ समाजवादी उसका पार्टी दाह ने संस्कार रात में ही कर दिया गया। थानों में उसके लिए संचालित आप करते क्या थे। बोलेंगे? के बाद हम अब लोगों ने आपकी स्थापित सिंपैथी करने का कहाँ काम गई किया थी? और उत्तर प्रदेश की जनता जांच करी है। आप किस जिस तरीके से आप जनता के लोगों ने बीच जा रहे हैं? अपनी सरकार जिस में जो सरकार काम ने किया था पूरा सत्ता में आने अच्छी से तरीके से हम पहले लोगों ने पहुंचा दिया है और आने वाली 10 बहुत पहुंच गया है, आप जनता लोग अपना सब बोरिया जान चुकी बिस्तर है। बांध लीजिए। इसीलिए अच्छा, एक बात एक मिनट नरेंद्र भाई नरेंद्र नरेंद्र भाई एक मिनट आऊंगा तो बोल लीजिएगा। जब भी आप लोग काउंटर करें ना, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि छोटा काउंटर आप करिए ताकि आपकी बात उन तक पहुंच जाए, वो आपका जवाब दे, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो ना मैं समझ पाऊंगा और ना दर्शक समझ पाएंगे और वक्त जाया होगा। राघवेंद्र जी, आप जो बातें कह रहे हैं नरेंद्र पाल उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है, और यह आपका अधिकार है, यह आपकी पार्टी का अधिकार है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई रोक टोक नहीं कर सकता। मेरा सवाल यह है राघवेंद्र जी मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने इन तमाम सीटों पर, इसी फेज के चुनाव में तमाम सीटों पर बड़ा बदलाव किया, एक बड़ी संख्या में आपने टिकट में बदलाव किया। इसके कारण क्या है? क्योंकि इसको भी वो कह रहे हैं कि क्यों आखिर करना पड़ा, आपके नेता ने क्या काम नहीं किया? वो ठीक है, आपकी पार्टी का अधिकार है, जो विनिंग कैंडिडेट होता है पार्टी उसी को देती है और हर पार्टी का यही हाल है, कोई आप अकेले नहीं है, लेकिन ये वजह तो थी ना। नहीं, ये हम अकेले ऐसी पार्टी है जिसमें संगठन स्तर पे, सरकार स्तर में, हर स्तर पे हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हम लोग जिलों से चयन करके नाम भेजते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है समाजवादी पार्टी में क्या प्रक्रिया है। रामलाल जी ने कह दिया तो श्यामलाल तय है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से काम होता है और जिले के नाम जाते हैं, 3 नाम सब लोग जानते हैं और चर्चा होती है, बाकायदा उनके आधार पर नामों का चयन होता है। हमारे यहाँ कोई एक सूत्रीय अभियान नहीं है, परिवार की पार्टी। ठीक है नरेंद्र पाल जी, नरेंद्र पाल जवाब देंगे। नरेंद्र पाल, उनका कहना है कि काम के आधार पर जनता के बीच में है, संगठन के आधार पर जनता के बीच में हमने काम किया, 17 में मौका मिला, 19 में भी इन क्षेत्रों में मौका मिला, पूरे प्रदेश में हमें अगर आम चुनाव में फिर से दोहराया गया तो कुछ काम के आधार पर ही दोहराया गया, इस बार भी उसी आधार पर इनकी उम्मीद है। अब इनको जनता बिल्कुल नहीं, न इनका यहाँ कोई संगठन है, ये बताइए न कोई संगठन है। सुन लीजिएगा, सुनने की क्षमता रखिएगा। जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ चला गया था, जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ चला गया था, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसानों की हत्या की जा रही थी, किसानों की हत्याओं से बिल सुनने की क्षमता रखिए। राघवेंद्र बाबू सुनिए, राघवेंद्र जी सुनिए, नरेंद्र पाल को सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। राघवेंद्र जी सुनिए उनको, नरेंद्र पाल राघवेंद्र जी अब सुनने की क्षमता रखिए। दोबारा चढ़ने वाली अब चढ़ गई, अब आपको समय नहीं रहा। जब जनता जान गई थी कि आपने कह दिया कि 15 लाख रहेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, वो समय चला गया। जब आप कहां थे, जब आपकी पार्टी कहां थी, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसानों की बिल, जो हत्या रूपी बिल पास किए जा रहे थे, तब वो जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप कहां थे जब संविधान की हत्या की जा रही थी, जब लोकतंत्र खतरे में था, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रहे थे, होल्डर बांध लीजिए। वही
आतंकवादियों पे प्रचार कराइएगा अपनी पार्टी का, आतंकवादियों पे आजमगढ़ में प्रचार कराइएगा आपने। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट नरेंद्र भाई और राघवेंद्र जी, आप दोनों से गुजारिश है, कहां लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, इतने भारी भारी शब्द आप लोग ले आए, सब मतलब करा दिया लोकतंत्र संविधान सब खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म हो रहा है भाई, संविधान इतना कमजोर नहीं है, लोकतंत्र हमारे देश का इतना कमजोर नहीं है कि जब चुनाव आएगा उसकी हत्या करा देंगे और फिर कहेंगे जीवित हो गया वो, मतलब कितनी बार मरेगा, कितनी बार जीवित होगा। बहरहाल ठीक है। राजेश जी आप कह रहे थे कि मैं सीटें गिना सकता हूं, मैं चाहूंगा कि वाकई अगर कांग्रेस इस स्थिति में है तो आप जो भी सीटें हैं जहां पर आपको लगता है कि हां कम से कम आपने मुकाबला दिया है, आप त्रिकोणीय मुकाबले में हैं, आप बीजेपी से सीधे लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत लड़ रहे हैं, कैसे, किन सीटों के आधार पर कह रहे हैं आप? देखिए मैं 5-7 जिलों में रहा, मनोज भैया मैं 5-7 जिलों में इस बीच रहा यहाँ पूरे प्रदेश में 78 विधानसभा मैंने कवर किया था। पूर्वांचल जो कि मेरा घर है, मेरा सुल्तानपुर घर है, रुद्रपुर सीट में हम बढ़िया लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप जी हमारे जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रुद्रपुर सीट देवरिया की। बनारस में हम कैंट, सेवापुरी, बनारस की 3-4 सीटों पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ हम लड़ रहे हैं। पूर्वांचल की जितने आज चुनाव हुए थे हर जिले में 1-2 सीट पे हम निर्णायक भूमिका में। मैंने फिर कहा आपसे अतुल जी, हमारा कोई 80-20 की लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80-20 की लड़ाई है, हमारी 100% जन सरोकार की लड़ाई है। हमने कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं मांगा। हमने हमने आपको दिखाया जो कैंपेन का एक तरीका होता है। मैं तो कहूंगा भाजपा हमारे मित्र हैं, राघवेंद्र जी और सपा के हमारे मित्र हैं, इनसे भी कहूंगा आप जो है हमारी नेता से राजनीतिक विचारधारा की जो नई उन्होंने सीख दी उसको सीखिए। उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में बात नहीं की, किसी जाति के बारे में बात नहीं की। हमने जब एक एजेंडा बनाया तो उसमें ये नहीं पूछा कि भैया आपका धर्म क्या है, हमने जरूर ये पूछा कि आपका दर्द क्या है। और तो ये सुनिए, तो हमने जो एक जन सरोकार की लड़ाई लड़ी है, आप मनोज भाई की बात में बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले चुनाव में हम कमजोर स्थिति में थे संगठनात्मक दृष्टि से, लेकिन आज हम वैचारिक दृष्टि से और संगठन की मजबूती की दृष्टि से मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे 403 विधानसभाओं में हर बूथ पे हमारी कमेटी है, न्याय पंचायत कमेटी है, ग्राम पंचायत कमेटी है, बूथ स्तर की कमेटी है और वेल ट्रेन्ड हमारे वर्कर हैं जो कांग्रेस की रीतियों नीतियों को लेके पहले हमारी रैलियों में भीड़ बहुत होती थी, लेकिन संदेश जनता तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि मैं मानता हूं संगठन हमारा ऐसा मजबूत नहीं था। लेकिन आज हमारी पार्टी का संदेश युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, जो किसान है, और हमारे गांव में कहावत, मनोज भैया हम लोग कहावत से है कि ललन जई है अपनी चलन से। मनोज भैया आप समझते होंगे। जी अवध हमारे कहावत है कि ललन जई है अपने चलन से। तो भाजपा को हराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद इतने विष बो लिए हैं, जो नागफनी के कांटे इन्होंने बोए हैं उसमें आम्रपाली आम आने वाला नहीं है। और जब आज वोटर जाएगा अब बटन दबाने तो उसके दिमाग में जो राम को लाने वाले थे, राम रहीम को लेके आए मनोज भैया, राम को लाने वाले का गाना चला रहे हैं, लेके किसको आए? राम रहीम को। और राम को लाने वाले यूक्रेन से हमारे विद्यार्थियों को नहीं ला सके, प्रधानमंत्री निजी हमले पे उतर आए हैं। इससे साफ जाहिर है कि जनता ने इनके जो स्वांग भरते थे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी और मुख्यमंत्री जी, से जनता उब गई है। और पूर्वांचल का सबसे ज्यादा विकास, भाई लेट मी फिनिश, पूर्वांचल का सबसे ज्यादा विकास ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदरणीय लोकपत त्रिपाठी जी से एक लीडरशिप पूर्वांचल की होती थी मनोज भैया, हर जात की। राम नरेश यादव जो बैकवर्ड के हमारे नेता होते थे, जो एक वैक्यूम था उसको प्रियंका गांधी ने बखूबी भरा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में आपको यहाँ हर जाति का, हर वर्ग का एक नेतृत्व, एक नेता मिलेगा, युवा नेता मिलेगा, जो जन सरोकार की लड़ाई लड़के पार्टी में अपना स्थान बनाया है। चलिए इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीति इंतजार नहीं कराते भाई, नहीं 10 तारीख, अरे भाई 10 तारीख का तो इंतजार करेंगे ना राजेश भाई, 10 तारीख का तो करेंगे ना कि उसके पहले ही डिक्लेयर कर दे। वो तो चुनाव के परिणाम है, लेकिन राजनीतिक परिणाम को देखते ही नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री अब निजी हमलों पर उतर आए हैं, तो मुझे याद आ जाता है कि मुख्यमंत्री रहते और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कांग्रेस ने कितने उन पे निजी हमले किए हैं, और उनकी मजबूती का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग के निजी हमले ही थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने नागफनी बोया है, नागफनी पर आम्रपाली आम नहीं आएगा, आम एक केसरिया भी होता है।
क्या पता वो आ जाए, ये 10 तारीख को ही पता चलेगा भाई। वो राघवेंद्र जी बताएंगे और खाएंगे भी केसरिया। राजीव रंजन जी फाइनल कमेंट आपका, राजीव रंजन जी फाइनल कमेंट आपका इस पूरे बेल्ट में। आऊंगा, अब हो गया राजेश भाई, हो गया। अब इस पूरे बेल्ट में आपको लगता है कि हाँ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट हुआ है और 7वें चरण में होगा, या उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें होती हैं उसके आधार पर ही वोट कास्ट हुआ है? कई बड़े नाम भी थे। यह चरण मुख्यमंत्री के लिए बहुत अहम था, अगला चरण खुद प्रधानमंत्री के लिए बहुत अहम होगा। आपका सवाल मुझसे है अतुल जी? जी राजीव जी आपसे। अच्छा देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, थोड़ा मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सारी सीटें गिना गए, अपने अध्यक्ष की सीट नहीं गिनाए। अरे मैंने अध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं? अरे मैंने कहा पूर्वांचल के सारे जिले, मैंने कहा नहीं पूर्वांचल में अपने अध्यक्ष की सीट आप नहीं गिनाए। तमकुही राज का नाम आपने वो तो बहुत ज्यादा वो तो नहीं राजेश जी हमारी बात को अन्यथा मत लीजिए। नहीं अन्यथा की बात नहीं है, वो बहुत वोटों जीत रहे हैं। नदीम जावेद नहीं आपने चुनाव जीत रहे हैं। नहीं आपने उनका नाम नहीं। राजेश भाई बोलने दीजिए, अब समय नहीं है। गिनवा पाए आप, एक सीट गिनवा पाए, वो सीट आपने बताई अखिलेश सिंह वाली, वो मैं मानता हूँ कि आप अच्छी लड़ाई में हैं वहां पे। बनारस में सारी सीटें पर अच्छा लड़ रहे हैं, जौनपुर नदीम जावेद अच्छा लड़ रहे हैं, लल्लू जी का नाम आपने लिया, उनके नेतृत्व में हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके संगठन का पूरा प्रदेश गवाही है। नहीं हमारे दिमाग में ये बात आई कि आपने वहीं की सीट गिनाई और लल्लू जी की सीट भूल गए। नहीं वो हो सकता है ध्यान में, पर मैंने कहा कि हर जिले में हम चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, हर जगह वो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। जी और आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि इस पूरे सरकार में 5 साल में सबसे ज्यादा आंदोलन किसी ने चलाया तो कांग्रेस ने चलाया। अखिलेश जी तो 4 साल आराम कर रहे थे। धन्यवाद। 6 महीने पहले से निकले और ये लोकतंत्र की विडंबना है कि बहुसंख्यक उनके साथ खड़े हो गए और आज वो मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से है। हम आपकी बात से सहमत हैं कि आपकी कैसे राजीव जी आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश जी 4 साल तक रहे? अरे भाई नरेंद्र भाई अरे पाल जी, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट राजीव रंजन में दिखी। राजीव रंजन धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हाँ राजीव रंजन साहब नरेंद्र जी राजीव रंजन अरे एक मिनट भाई, राजेश जी आप शांत होइए प्लीज, राजेश तिवारी आप शांत होइए। राजीव रंजन जी वो ठीक है, वो राजीव रंजन समझता हूँ। नहीं नरेंद्र पाल जी सुन तो लीजिए भाई, अब आपस में आप लोग बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है ना, जो आप कह रहे हैं कि वो कैसे बोल सकते हैं, अरे उसी लोकतंत्र में उनको भी अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, वो वैसे बोल सकते हैं जिस लोकतंत्र को आप बचाने निकले हैं। उसी लोकतंत्र में जो है ना, राजीव रंजन को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, तो वैसे बोल रहे हैं। आपको मानना है नहीं मानिए, ये भी आपका अधिकार है उसी लोकतंत्र में। राजीव रंजन जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए सर, बहुत जल्दी से। अच्छा जी देखिए, इसके बाद जिस चरण में चुनाव है वहां मोदी जी का प्रभाव है। 2-3 जिले बहुत टफ हैं इसमें, आपका गाजीपुर, आजमगढ़ जी और मऊ। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं उन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और वो अच्छी सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मनोज जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत शार्प कमेंट आपका इस फेज का, और अब अगले फेज में किस तरीके का बदलाव होगा। इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब मोर्चा खुद संभाल लिया है प्रधानमंत्री ने। अगर उनका 1-2 दिन का वहां प्रवास रहता है तो एक संदेश देना शुरू कर देते हैं। अतुल जी देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अखिलेश जी, ये तीनों लोग अपने कार्यकर्ताओं, उनके मीटिंग, उनमें जोश, उनकी अपनी बातें करके सिवाय जनता को अपने पक्ष में करने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। बहुत चीजें जा चुकी हैं और जनता भी बड़ी समझदार है। रही बात जैसे भी राजीव रंजन जी के साथ बड़ी टोका टोकी होती है, भाई बहुत अच्छी बातें आपकी अपनी पार्टी के रखी जा सकती, चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग देखते हैं, बेहतर टोका टोकी नहीं करे। अतुल भाई एक बड़ी अहम बात है, जैसे भी राजेश जी कह रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि विगत 3 वर्षों की प्रियंका जी की मेहनत बूथ स्तर पर कांग्रेस को पुनः खड़ा कर रही है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस का अच्छा रोल होगा। लेकिन जब अतुल जी, जब
भाजपा बसपा और सपा आपस में लड़ती थी, तब भी कानपुर और प्रयागराज बनारस बहुत सारे जिले ऐसे थे कांग्रेस के, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह को मैं नाम ले लूं, बाकी भी नेता थे जो खुद के दम पे जीत के आया करते थे। लेकिन बदली परिस्थिति में चूंकि हुआ क्या है राजेश जी, 1-to-1 लड़ाई है पक्ष और विपक्ष के बीच में। अखिलेश जी कोई विगत 4.5 वर्षों में ऐसा कोई आंदोलन, ऐसी कोई क्रांति लेके नहीं आए हैं कि लोग उनको सत्ता देने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि विपक्ष का बड़ा चेहरा 2012 में उनकी सरकार और 2 गठबंधनों का परिणाम फेल हुआ है, जिसमें मोदी और योगी पास हुए हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लड़ाई अतुल जी अंतिम चरण 7 तारीख को लेकर के, या जो आज का मतदान हुआ है, इसमें हम फिर आपसे कहना चाह रहे हैं, पूर्वांचल लोहिया आंदोलन के बाद, आरक्षण के बाद, मंदिर मस्जिद के बाद, या कांसीराम के कैडर के बाद बहुत मजबूत हुआ। लेकिन सबके लिए जब वो भाजपा के साथ गया, वीर बहादुर से लेकर के बहुत सारे प्रदेश में कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा मजबूत थे पूर्वांचल से। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल नहीं, अतुल 30 सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रही। जब भारतीय जनता पार्टी वहां 50% से ज्यादा सीटें जीत के आई, उसने प्रदेश में और देश में सरकार बनाई, तो वो अपने चीजों को रिपीट करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और कोशिश भी होगी कि वो ज्यादा सीटें। नहीं, लोकतंत्र में जरूरी भी है कि आप चुनाव को ईमानदारी, गंभीरता और ताकत के साथ लड़ें। ताकत ये नहीं कि वर्चस्व वाला कोई ताकत है, ताकत ये कि जनता का जो मन है उस बात को समझे, उनकी दिक्कतों को समझे और उसके आधार पर चुनाव हो। राघवेंद्र जी माफी चाहूंगा, नरेंद्र भाई माफी चाहूंगा, अब समय नहीं है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका, नरेंद्र पाल आपका, राजेश तिवारी जी आपका, मनोज भाई आपका और राजीव रंजन जी आपका। तो 6वां चरण संपन्न हो चुका, अब आखिरी यानी 7वां चरण, उसकी तैयारी है। जितने बड़े दिग्गज हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर रणनीति क्या होगी ये बताने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन परिणाम क्या होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।